Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to KIPS LMS. This is Professor Lishan Rao, your English teacher and KIPS Head of English Department. आज के इस ओरिएंटेशन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि MD-CAT का इंग्लिश का सिलेबस क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि MD-CAT से बनता क्या है। दिस इज़ MD-CAT. So here we go with its full form. M stands for Medical and Dental College Admission Test. This is how MD-CAT, right? अब MD-CAT मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करूंगा कि UHS ने क्या सिलेबस दिया है और उसको आसान लफ्ज़ों में मैं आपको किस तरह से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने इंटर लेवल पर पढ़ी नहीं हैं। तो जब आप सिलेबस पढ़ेंगे UHS का गिवन होगा तो आपको सिलेबस में से समझ नहीं आएगी, इसलिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि हम आपके लिए एक ओरिएंटेशन लेक्चर लेकर आएँ। हियर वी गो। इंग्लिश में आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 होते हैं, राइट? और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 हैं और टोटल मार्क्स आपके पास हैं 20. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट प्लेजिंग थिंग अबाउट दिस टेस्ट इज़ देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? आपने देखा कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपके पास टोटल पोर्शन ऑफ द टेस्ट आ गया, नंबर ऑफ़ मार्क्स आ गए, नंबर ऑफ़ MCQs हो गए। ऑल द क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ MCQs, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, जो कुछ भी हो, राइट? इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस जैसा कि मैंने आपको बताया कि UHS की वेबसाइट से अगर आप देखेंगे तो इसके 5 कंपोनेंट्स हैं और उसमें ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको शायद समझ ही ना आए। तो मैं आपके लिए ये कहानी आसान कर देता हूँ। आपको 2 लफ्ज़ों में मैं ये सुना देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा ना, 2 लफ्ज़ों में लिख दी मैंने UHS इंग्लिश की प्रेम कहानी। तो सिर्फ 2 लफ्ज़ों में इसका सिलेबस है। एक है वोकैबुलरी और दूसरा है ग्रामर। अब वोकैबुलरी और ग्रामर को भी मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूं कि वोकैब के लिए UHS ने 212 वर्ड की वर्ड लिस्ट दी है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर देखेंगे तो 212 वर्ड्स लिखे हुए होंगे, राइट? उनमें से 4 वर्ड्स रिपीट हुए हैं। तो एक्चुअली दिस लिस्ट कंप्राइजेज 208 वर्ड्स। ठीक बात होगी। अच्छा, उसके बाद उन 208 वर्ड की वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे उसमें से आएंगे। आप ये दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास है ग्रामर। अब ग्रामर में इसका कितना ह्यूज सिलेबस है, वहाँ पर सिलेबस एज सच डिफाइंड नहीं होता ग्रामर का। आप सेकेंड ईयर में भी करके आए हैं सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस। तो मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि ग्रामर जो है दिस इज़ ऑल अबाउट नाप वापसी। NAAP नाप हो गया, उसके बाद वापसी VAPCI। सो दीज आर 9 वर्ड्स, टोटल 9 वर्ड्स पर पूरी ग्रामर आपकी कंप्राइज करती है। ठीक है, तो 208 वर्ड्स, राइट, वोकैबुलरी के और 9 वर्ड्स ग्रामर के। तो ये सिर्फ आपका सिलेबस है। अब इसको वो एक्सप्लेन UHS की उसमें लैंग्वेज में हम किस तरह से करेंगे, उनके फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, हम देखते हैं। वोकैबुलरी पे जो 208 वर्ड्स की वर्ड लिस्ट दी है उन्होंने, उसमें से जो क्वेश्चन वो सेट करेगा उसके जो मैंने आपको सोर्स तो बता दिया कि सोर्स 208 वर्ड्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने लिस्ट दी है हमें। उनमें फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं आपसे, एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने देखा। तीसरे नंबर पे होमोफोन, जिस तरह से आप पेयर ऑफ वर्ड्स करके आए हैं FSC में, राइट? और इस तरह से सेंटेंस कंप्लीशन की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकते हैं। तो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस के 4 फॉर्मेट्स हो सकते हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन 4 डिफरेंट अंदाज से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे ग्रामर पे। ग्रामर पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो फॉर्मेट वो होगा जो आप FSC में करके आए हैं। आपको 4 सेंटेंसेस गिवन होते हैं, A, B, C और D। उनमें से 3 सेंटेंसेस ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं और 1 सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। जो करेक्ट होगा वो आपका आंसर होगा, उसको सेंटेंस करेक्शन कहते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी सेंटेंस करेक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। और इन्हीं रूल्स पर बेस करता हुआ एक फॉर्मेट और होगा जिसको हम कहते हैं यूसेज ऑफ वर्ड्स, जिसमें स्पॉट दी एरर लिखा होगा। स्पॉट दी एरर का मतलब ये है कि एक सेंटेंस 4 डिफरेंट प्लेसेस से अंडरलाइंड होगा, A, B, C और D,
और वहाँ पर एक जगह पर मिस्टेक होगी, जो मिस्टेकन अंडरलाइंड पार्ट होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हिज फादर हैड डाइड 5 years ago। हिज फादर अंडरलाइंड ए, हैड डाइड अंडरलाइंड बी, 5 years अंडरलाइंड सी, अगो अंडरलाइंड डी। तो अगो से आपको पता लगा कि पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए हिज फादर ए हैड डाइड जो अंडरलाइंड है ये रॉन्ग हो गया, हैड नहीं आना, इसको स्पॉट द एरर कहते हैं। और सेंटेंस करेक्शन जो है ये आपको पता ही है, जो आप एफएससी में सेकंड ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन करके आए हैं। तो ये ग्रामर के फॉर्मेट क्वेश्चन के 2, और आपने इससे पहले देखा वोकैबुलरी के 4 सिनोनिम, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और होमोफोन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं UHS MD-CAT इंग्लिश सिलेबस। UHS ने जो सिलेबस दिया है वो 5 कंपोनेंट्स में अंडर 5 हेडिंग्स दिया होगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि UHS ने ये लिखा, आसान करके मैंने आपको शुरू में से समझा दिया है कि आपके पास 2 कंटेंट्स हैं। नंबर 1 आपके पास वोकैबुलरी है, 208 वर्ड जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने लिस्ट दी है, और ग्रामर में नाप वापसी, NAAP, नाप, VAPCI, वापसी। N stands for noun, A stands for adjective, A stands for article and P stands for pronoun। नाप पूरा हुआ, वापसी, V stands for verb, A stands for adverb, P stands for preposition, C stands for conjunction and I stands for interjection, यानी कि parts of speech। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट आपने देखा इसमें वोकैबुलरी का दिया है उन्होंने, और आपको याद होगा कि वोकैबुलरी 208 वर्ड्स हैं, और उसमें से कुछ वर्ड्स आपके इंटर की बुक से भी हैं, कोर्स बुक से। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसका कोर्स ऑफ द सोर्स ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि कोर्स जो आपके कोर्स बुक हैं उसमें से आएंगे। हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, इनमें से कोर्स बुक्स आपकी जो एफएससी की बुक्स हैं, राइट, और इसी तरीके से UHS के 208 वर्ड्स जो गिवन हैं, जो कि उन्होंने वर्ड लिस्ट दी है, उनमें से वोकैबुलरी के क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे। तो मैंने आपका सोर्स बता दिया कि वोकैबुलरी के क्वेश्चंस यहाँ से, ये सिलेबस है, ये उसका सोर्स है, यहाँ से लिया जाएगा। और अब मैं आपको टाइप्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ वोकैबुलरी क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। अच्छा, टाइप्स में क्या मतलब है कि इसमें से सेंटेंस कंप्लीशन की फॉर्म में आ सकते हैं, और सिनोनिम आ सकते हैं, एंटोनिम आ सकते हैं, होमोफोन्स आ सकते हैं। Here we go. Use one or more of the following strategies to determine the meaning of the key vocabulary words. कैसे? For example, contextual clues and illustration. जिस तरह से आपने देखा कि आपकी जो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता था, उसमें एक सेंटेंस गिवन होता था और उसमें से एक वर्ड अंडरलाइंड होता था, और अंडरलाइंड वर्ड के लिए 4 ऑप्शन नीचे होते थे, A, B, C और D। उनमें से आपको मोस्ट सिमिलर वर्ड लेना होता था। तो यहाँ पर वो अंडरलाइंड वर्ड का क्या करेगा, उसको ब्लैंक छोड़ देगा, और नीचे फिर वो 4 ऑप्शंस A, B, C, D दे देगा। ये फिल इन दी ब्लैंक सी फॉर्म में होगा, इसे सेंटेंस कंप्लीशन भी हम कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपका बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज, जिस तरह से मैंने बताया कि आपकी कोर्स बुक्स जो हैं, और इन अदर वे जिस तरह से ए लेवल वाले जो बच्चे हैं उनके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके लिए जो बुक्स थी, उनमें से कुछ वर्ड्स, राइट। और मार्फोलॉजी, वर्ड स्ट्रक्चर के लिहाज से आप मीनिंग गैस कर सकते हैं, सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ हो, सिंटेक्स के लिहाज से, फोनिक्स उसकी साउंड के लिहाज से आप मीनिंग गैस कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ वर्ड रिलेशनशिप, वर्ड, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप क्या हो सकता है, या तो वो रिलेशनशिप उनका सिनोनिम का हो सकता है, या उनका रिलेशनशिप एंटोनिम का हो सकता है, या वो 2 वर्ड साउंड अलाइक बट स्पेल्ड डिफरेंटली एंड दे गिव डिफरेंट मीनिंग्स, उनको आप होमोफोन्स कहते हैं, राइट। तो इस तरह से ये आपको मैंने इसका सिलेबस के टाइप्स बताई, फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चंस बताए, ये आपको मैंने वोकैब के लिए बताए। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्रामर के सिलेबस की, सोर्स ऑफ क्वेश्चंस की, कि कहाँ से लिए जाएंगे। तो सोर्स इसका क्या हो सकता है? सोर्स के लिए जो मैं आपको बेस्ट सोर्स बता देता हूँ वो ये है कि किप्स की जो एंट्रेंस टेस्ट की बुक्स हैं वो आप देख लें, राइट। उनको हम कहते हैं किप्स एंट्री टेस्ट सीरीज़, किट्स का नाम हम उनको देते हैं, राइट। तो बहरहाल जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बताई है बात, उसमें उसने कहा कि क्या क्या चीज़ें हम चेक करेंगे, और उसमें से उन्होंने कहा जी टेंसेस का यूज़ आना चाहिए आपको, और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात होनी चाहिए। ठीक है, अब टेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। टेंसेस से रिलेटेड वो कहता है कि यूज़ करेक्ट टेंसेस, इसका मतलब है फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है, जिस तरह आपकी फर्स्ट ईयर में आया था, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन द रिटन
इन द राइटिंग, राइट। ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब चेक कर लेगा, वापस टेंसेस चेक कर लेगा। इसके बाद क्या है कि आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन द यूज़ ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन रिटन टेक्स्ट। ये जो मैंने बताया था आपको, एक सेंटेंस 4 डिफरेंट प्लेसेस से अंडरलाइंड होगा, A B C D, और एक अंडरलाइंड पार्ट ग्रामेटिकली मिस्टेकन होगा। जो मिस्टेकन अंडरलाइंड पार्ट होगा वो आपका आंसर होगा। करेक्शन में 4 सेंटेंसेस होते हैं, उनमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आंसर होना है। और ये स्पॉट द एरर में, जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है मिस्टेक को, एक सेंटेंस एक होता है, वहाँ पर 4th है करेक्शन में। तो स्पॉट द एरर में आइडेंटिफाई वाले में एक सेंटेंस होगा, 4 प्लेसेस से अंडरलाइंड होगा A B C D, और जो मिस्टेकन अंडरलाइंड पार्ट होगा वो आपका आंसर होगा। इसको मैं स्पॉट द एरर कहता हूँ। इसमें आपके पास टेंसेस कौन कौन से शामिल हैं? आपके पास ऑल टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की कुछ टाइप्स होती हैं और फॉर्म के लिहाज से सेंटेंस की टाइप्स होती है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिहाज से सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। अब फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस की टाइप्स होती हैं। सेंटेंस की 4 टाइप्स होती हैं फंक्शन के लिहाज से। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं, ये पहली टाइप हो गई। अगर आपने उस बात का जवाब देना है तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ये 2 फंक्शंस हो गए, 2 टाइप्स हो गई। अगर आपने किसी बात पर इजहार सडन फीलिंग्स ऑफ सॉरो, हैप्पीनेस शो करने हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी हो गया। इसी तरीके से आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है या कमांड देनी है, किसी को हुक्म देना है, तो उसके लिए जो टाइप ऑफ सेंटेंस होगी वो इम्पेरेटिव होगी। तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए। कंडीशनल सेंटेंस आपने देखा कि एक तो साइंटिफिक ट्रूथ्स जितने भी हैं कि जी अगर आप वाटर को अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स बॉयल करेंगे तो ये बॉयल करना, गर्म करेंगे तो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं इसको। इफ़ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स इट बॉयल्स, दोनों हिस्से प्रेजेंट में होंगे। लेकिन अगर आप ज़ीरो कंडीशन नहीं है, कंडीशनल की टाइप्स हैं, ज़ीरो कंडीशनल हो गया, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया। टाइप 1 आपने पढ़ा उसमें कि अगर तुम बटन दबाओगे बटन में से तो कहीं कोई बंदा मर जाएगा। इफ़ यू पुश द बटन, ये प्रेजेंट टेंस है, समवन विल डाई, ये इसका फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह से मिस्टेक करेगा वो कर देगा। इफ़ यू पुश द बटन, इफ़ यू विल पुश द बटन, समवन विल डाई, और इफ़ यू विल पुश को अंडरलाइन कर देगा, यही मिस्टेक होगी। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, फिर डिपेंडेंट क्लॉज की फिर 3 टाइप्स होंगी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, राइट। उसके बाद फ्रैगमेंट्स। एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसी का नाम लेता है, और नाम के बारे में जो काम होता है सारा वो प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, ये किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स आर यूजिंग LMS, स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट हो गया। आर यूजिंग किप्स LMS, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये 2 फ्रैगमेंट्स होते हैं एक सेंटेंस के। अब एग्ज़ाम में वो ये करेगा, फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स यूजिंग किप्स LMS, माई क्वेश्चन इज विच स्टूडेंट्स, आप कहेंगे यूजिंग किप्स LMS। विच का आंसर देने वाला वर्ड कभी वर्ब नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव नाउन को ही एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि ये यूजिंग LMS यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ही आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, यानी ये एक फ्रेगमेंट तो हो गया, पूरा सेंटेंस नहीं हुआ। पूरा सेंटेंस कब होगा? जब आप इसमें कहेंगे स्टूडेंट्स आर यूजिंग किप्स LMS, राइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके पास। इसके बाद 3rd सेगमेंट इसका होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे TEACH, टीच एक वर्ड है। इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ये होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आगे चलकर वर्ब आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वर्ब है टीच, अलग से देखेंगे तो नथिंग रॉन्ग विद दिस वर्ड, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे अली टीच, अब रॉन्ग हो गया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एडिशन ऑफ एस और ES होना चाहिए, अली टीचेज। सो अगर आप लिखेंगे अली टीच, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की मिस्टेक है। इसको रेक्टिफाई किस तरह करेंगे? अली टीचेज। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड आएगा, यूज़ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन रिटन टेक्स्ट। अच्छा, ये टेक्स्ट से डू नॉट कंफ्यूज ना हो कि टेक्स्ट क्या है। टेक्स्ट से मुराद क्या होता है कि एनीथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन अ प्रिंटेड फॉर्म, इट मे बी अ सिंगल वर्ड,
एक वर्ड भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो प्रिंटेड फॉर्म में होती है उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट नॉट नेसेसरीली मीन्स योर टेक्स्ट बुक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक does not mean that. This may also mean, लेकिन text anything that is available in printed form, whether it is a word or a phrase or a clause or a sentence or a paragraph or an essay or a book, anything that is available in printed form, that is called text. तो उसके बाद आइडेंटिफाई, यूज़ का मतलब ये है कि जिस तरह से यूज़ का मतलब जिस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट ईयर में फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो वो यूज़ है। आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन द यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन रिटन टेक्स्ट। इसमें आपको एक सेंटेंस गिवन होता है, 4 डिफरेंट प्लेसेस से अंडरलाइंड होता है ABCD, और जो अंडरलाइंड पार्ट होता है वो आपका आंसर होता है। आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस, इसमें भी आपको यही कहेगा कि यूज़ करना देखेंगे आप, उसका करेक्ट यूज़ मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकते हैं, और प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स, और उसके अलावा कि किस फॉर्म में आ सकते हैं, उसके अलावा ये फॉर्म में आ सकते हैं कि स्पॉट द एरर में। तो यूज़ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस इन डिफरेंट रिटन कॉन्टेक्स्ट। डिफरेंट रिटन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि सेंटेंस की फॉर्म में हो सकता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो सकता है। इसके बाद दूसरी बात आप देख रहे हैं आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मिस्टेक का मतलब है वही स्पॉट द एरर इन द यूज़ ऑफ आर्टिकल एंड प्रेपोजिशंस इन द सेंटेंसेज और शॉर्ट रिटन टेक्स्ट। ये भी आप देखेंगे ये स्पॉट द एरर के फॉर्म में होगा। उसके बाद सिलेक्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, उनमें से एक सिलेक्ट करना है आपने जिसमें सही प्रेपोजिशन यूज़ हुआ होगा, जिसमें सही आर्टिकल यूज़ हुआ होगा फॉर ए पर्टिकुलर टेक्स्ट। इसको हम सेंटेंस करेक्शन कहते हैं। ये आपके FSC सेकंड ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 मार्क्स से सेंटेंस करेक्शन में आप करके आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट्स बताए हैं। पहली बात मैंने आपको बताया कि आपने यूज़ करना है आर्टिकल और प्रेपोजिशन को सही रिटन कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद फिर मैंने कहा है कि आपको आइडेंटिफाई, यानी मैं इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये स्पॉट द एरर की फॉर्म में भी आ सकता है। और तीसरे नंबर पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी कि सेंटेंस करेक्शन की फॉर्म में आ सकता है। तो ये आपने देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो सकती है, स्पॉट द एरर की फॉर्म में हो सकती है, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस की फॉर्म में हो सकती है। स्पेलिंग, ऑफ कोर्स किसी वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग अगर है तो वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रू की स्पेलिंग क्या है? TRUE, लेकिन जब आप सेंटेंस में देगा स्पॉट द एरर में I am truly yours, और TRUELY लिख देगा, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। कैपिटल आई, जितने भी प्रॉपर नाउंस होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जितनी भी एब्रीविएशंस होती हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। पंक्चुएशन में आपने देखना है कि किस तरह से यूज़ होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो ये हमारा 5 पॉइंट है, हम इसको डिस्कस करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट यूज़ ऑफ राइटिंग कन्वेंशंस ऑफ स्पेलिंग, मैंने बता दिया आपको। कैपिटलाइजेशन मैंने प्रॉपर नाउन के बारे में बताई, पंक्चुएशन मैंने बताई। अब मैं इनको 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, इनमें पहला आपके पास है ये सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल, ही हैड वर्कड हार्ड, एक सेंटेंस ये हो गया क्लॉज, और ही सक्सीडेड दूसरा सेंटेंस ये हो गया। अब इनमें आपने कंक्लूजन के लिए देयरफॉर लगाना है, तो आप देयरफॉर से पहले सेमीकोलन लगाएंगे, देयरफॉर के बाद कॉमा लगाएंगे। ही हैड वर्कड रियली वेरी हार्ड, सेमीकोलन, देयरफॉर, कॉमा, ही सक्सीडेड। इसके बाद कॉमा इन सीरीज A, B, C एंड D, A और B पहली 2 एंट्रीज़ के दरमियान कॉमा लगाएंगे, और लास्ट वाले से पहले आप कॉमा लगाएं या ना लगाएं वो ऑप्शनल होता है। एंड से पहले उसको हम कहते हैं ऑक्सफर्ड कॉमा, लेकिन वो वर्ड्स की फॉर्म में हो। अगर 2 सेंटेंसेस के दरमियान में आए, फॉर, एंड, नॉर वगैरह, तो फिर आप 2 क्लॉजेस के दरमियान में जब ये वर्ड आएंगे तो इनसे पहले कॉमा लाजमी आएगा। उसके बाद आप देखते हैं एपोस्ट्रोफी इन पोजेशंस, पोजेसिव। अलीज बुक फॉर एग्जांपल, तो अलीज, अली ALI पर एंड होता है, इसलिए एपोस्ट्रोफी S से पहले लगेगी। अब किप्स है KIPS, ये तो ऑलरेडी S पर एंड हो रहा है, तो एपोस्ट्रोफी S के बाद आएगी। फॉर एग्जाम्पल किप्स books for example, and then we have proper nouns। proper nouns के आप हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, एवरी फुल स्टॉप इज फॉलोड बाय अ कैपिटल लेटर। तो ये आपने प्रॉपर नाउन के बारे में बात की, एब्रीविएशन में बता ही चुका हूँ आपको। इसके बाद आपको वो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पंक्चुएशन मिस्टेक्स इन द सेंटेंसेस इन शॉर्ट रिटन टेक्स्ट। शॉर्ट रिटन टेक्स्ट का मतलब है छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे, राइट, कोई पैराग्राफ्स नहीं होंगे। रन ऑन सेंटेंस, कॉमा स्प्लाइस, फ्रेगमेंट्स, ये आपके पास हैं जी। इनसे रिलेटेड मिस्टेक्स होंगी आपके पास, ठीक है। ये क्या होंगे ज़ाहिर इन पे पूरे लेक्चर्स हैं, तो आई डू नॉट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। एंड देन वी हैव फॉल्टी कोऑर्डिनेशन, ये सारे के सारे आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। अब आप इस स्लाइड पर ये देख रहे हैं कि
ये क्वेश्चन सेलेक्ट कहाँ से होते हैं, इनका सोर्स क्या है। जैसे मैंने वोकैब का सोर्स बताया आपको कि आपकी एफएससी की टेक्स्ट बुक्स हैं, प्लस मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 208 वर्ड की वर्ड लिस्ट दी है, वो सोर्स है इनका। ग्रामर के क्वेश्चंस के लिए सोर्स क्या है, द टेस्ट आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट रिटन बाय HSSC and CIE students from the context common to both the students। तो दोनों के लिए, दोनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो कॉमन है। Alright, dear students, now we are going to have a look on the sample types of questions कि किस तरह से sample questions आएंगे आपके। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे sample MCQs for your vocabulary, right? vocabulary में आपके पास एक क्वेश्चन vocabulary चेक करने के लिए जो सेंटेंस का फॉर्मेट डिवाइस किया जा सकता है वो सेंटेंस कंप्लीशन किया जा सकता है। इस तरह से आप देखेंगे अ सेंटेंस इज़ लेफ्ट ब्लैंक एट वन प्लेस, अब सेकंड लाइन में देखें ये ब्लैंक छोड़ी उसने, और फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D। और इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में जो इसका आंसर बन रहा होगा, कॉन्टेक्चुअल क्लूज एंड इलस्ट्रेशंस, इनसे देखकर आप इसका मीनिंग यूज़ करेंगे, राइट? तो ये आपने देखा कि इसका आंसर D है। अभी मैंने पूरा टॉपिक का समझाना है, अभी आपको सिर्फ ओरिएंटेशन दे रहा हूँ कि देखने में अपीयरेंस, द एनाटॉमी ऑफ क्वेश्चन, द वे क्वेश्चन फिगर्स अप इन द एग्जाम्स, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो वोकैबुलरी के लिए आपको डायरेक्ट इस तरह से एक वर्ड एसिजुअस और नीचे 4 ऑप्शंस A, B, C, D, नईव, recalcitrant और protege एंड sedulous। तो आपको सिनोनिम मीन सेम, सिन मीन्स सेम, राइट? तो आपको इस तरह से सिमिलर वर्ड इसका डेल्टा आंसर हुआ। मीनिंग क्या है मैं आपको जब लेक्चर दूंगा वोकैब पे फिर आपको बताऊंगा। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक at the anatomy of your grammar questions, sample MCQ grammar questions, and by the anatomy I mean the way questions figures up in the exams, right? तो ग्रामर के जो क्वेश्चंस होंगे, एक तो फॉर्म वो है जो कि आप फर्स्ट ईयर एफएससी में करके आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आती थी और वो आपको कहता था सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, दूसरी फॉर्म ये है कि स्पॉट द एरर। आपने देखा कि ऊपर रेड से आपको लिख के दिया गया इंस्ट्रक्शन स्पॉट द एरर। अ सेंटेंस इज अंडरलाइंड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस, आई नेवर हैव एंड नेवर विल गिव अ पुडल हेयर कट। इसमें आप देख रहे हैं ए अंडरलाइंड है हैव और बी अंडरलाइंड है विल। इन ए और बी में जो 2 वर्ड्स हैं इनमें एक चीज़ कांस्टेंट है और एक चीज़ वेरिएबल है। कांस्टेंट ये है कि चाहे ए वाला हैव हो चाहे बी वाला विल हो, ये दोनों के दोनों का नाम सेम है, हेल्पिंग वर्ब है। वेरिएबल क्या है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। बी में जो विल देखें इसके साथ सी में फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है गिव, विल गिव, तो क्या हैव के साथ भी गिव आएगा? नो, हैव के साथ ए ऑप्शन में अलग से फॉर्म आएगी, इसी गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ये आपने देखा कि सेंटेंस रॉन्ग था। आई नेवर हैव गिवन एंड नेवर विल गिव अ पुडल हेयर कट। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हुआ स्पॉट द एरर का। और उसके बाद आपके पास जो सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस करेक्शन के लिए आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शंस A, B, C और D, A, B, C और D 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास एफएससी में होते थे। वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन वी लिव्ड अब्रॉड। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपने देखा कि A, B, C एंड D। तो आपने देखा कि C आपका आंसर है। इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एफएससी में ये क्वेश्चन इस तरह से गिवन थे, राइट? तो ये आपके पास फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस हो गए। Here we go। आपको ये क्रॉस वगैरह नहीं लगाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी वार्म वेलकम टू इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन इंग्लिश ग्रामर। आज के लेक्चर में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एंट्रेंस टेस्ट में आता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। उसको मैं कहता हूँ एनाटॉमी ऑफ द क्वेश्चन, एंड बाय द एनाटॉमी ऑफ क्वेश्चन आई मीन द वे क्वेश्चन फिगर्स अप इन द एग्जाम्स। और सेकंड आपको पॉइंट मैं ये बताऊँगा कि इस ग्रामर का जो ओवरऑल जो इसका सर्कल है जिसके अंदर से ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा, ग्रामर से किस टाइप के क्वेश्चंस अपीयर होंगे और ग्रामर के लिए कौन कौन से आइटम्स हैं जो आपको आने चाहिए। 2 बातें बताऊंगा, ठीक है। हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी ऑफ द क्वेश्चन। इसके लिए मैं S3 का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ।
S3, S, S एंड S। फर्स्ट S जो है आपका सेंटेंस कंप्लीशन है। जिस तरह से आप फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप करके आए थे, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपका पहला टाइप ग्रामर का वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ सकता है, जिसको हम यहाँ एंट्रेंस टेस्ट में सेंटेंस कंप्लीशन कहते हैं, राइट। दूसरा जो है S3 का जो सेकंड S होगा वो होगा स्पॉट द एरर, जिस तरह से मैं ओरिएंटेशन लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। S3 का थर्ड S जो है वो है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन आप बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप FSC में सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 4 ऑप्शंस होते थे, उनमें से एक करेक्ट होता था। हेयर वी गो, सेंटेंस कंप्लीशन। अब मैं S3 का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन इन फॉर्मेट्स में आ सकते हैं, पहले उनके नाम बताऊंगा, फिर उनकी अपीयरेंस बताऊंगा। फॉर एग्जांपल सेंटेंस कंप्लीशन, स्पॉट द एरर एंड सेंटेंस करेक्शन। इससे आप फेमिलियर हैं, इससे आप फेमिलियर हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट न्यू सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन ये भी मैं आपको ओरिएंटेशन में बता चुका हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं, इसकी एनाटॉमी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल हिज फादर ब्लैंक 5 years ago। इस तरह से एक क्वेश्चन होगा सेंटेंस कंप्लीशन की फॉर्म में ग्रामर टेस्ट करने के लिए। और ए ऑप्शन इज़ हैड डाइड, बी ऑप्शन इज़ डाइज, सी ऑप्शन इज़ हैज़ डाइड एंड डी ऑप्शन इज़ डाइड। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा कि एंट्रेंस टेस्ट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। जिस तरह से T20 टेस्ट क्रिकेट से बिल्कुल डिफरेंट है, वैसे ही यहाँ पर T20 में आपकी टेक्निक है, यहाँ पर भी आपकी टेक्निक ज़्यादा काम आएगी। 180 के एंगल पर शिफ्ट है अप्रोच में, कि सब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है उसमें आप ये सोचते हैं कि इसका आंसर क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप कहते हैं जो कुछ भी आपको पता है उसकी बेसिस पे आप कहते हैं ये तो आंसर नहीं हो सकता। इस टेक्निक को मैं कहता हूँ गो ऑन एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन। कैसे? फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि जिस सेंटेंस में अगो आ जाए, जिस सेंटेंस में आपके पास अगो आ जाए, ये मार्कर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, राइट। दूसरा स्टेप पे आप देखें कि सेंटेंस सिंपल है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। ना इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव नहीं है। इसके अंदर नॉट यूज़ नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं है। जो ना नेगेटिव हो, जो ना इंट्रोगेटिव हो, ना इसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो ना ही एक्सक्लेमेटरी हो, तो वो सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट हमने फाइंड आउट किया कि अगो जिस सेंटेंस में आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट होगा और ये सेंटेंस सिंपल है। तो पहली बात तो ये कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, ये बात आपको पता है। इस बेसिस पर आपने देखा कि ये जो हैड है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसी तरीके से हैज़ भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने कहा अगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है और ये सिंपल सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में किसी किस्म का कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। इस बेसिस पर हमने 2 ऑप्शंस एक्सक्लूड कर दिए राइट अवे। 4 में 2 बच गए। अब आप कहते हैं अगो मार्कर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस में आप देखते हैं कि एस और ईएस का इजाफा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में यूज़ होता है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सो यू आर लेफ्ट विद आंसर डी। और आपको एंट्रेंस टेस्ट में कोई ना लिखना होता है, ना कोई चीज़ टिक करनी होती है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बात की है। तो आपको ये पहली ही एग्जाम्पल में आपको मैंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि एंट्री टेस्ट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम आपकी सब्जेक्टिव टाइप से, कि इसमें जो कुछ आपको आता है उसकी बेस पे नंबर ऑफ ऑप्शंस आप कम करते गए, राइट। एनीवेज मैंने आपको समझाना था कि ये एनाटॉमी ऑफ क्वेश्चन इस तरह से है, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि ये आपका आंसर हो गया, राइट। इसके बाद आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये स्पॉट द एरर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्पॉट द एरर, इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस 4 डिफरेंट प्लेसेस से अंडरलाइंड है, A, B, C और D। इनमें से एक जगह पर मिस्टेक है, जो एक अंडरलाइंड, जो अनअंडरलाइंड पार्ट है ना, आई नेवर, इसके साथ आपने कुछ नहीं करना। एंड नेवर, इसके साथ आपने कुछ नहीं करना। अ पूडल, इसके साथ आपने कुछ नहीं करना। जो अंडरलाइंड पार्ट है, जैसे A हैव, B विल, C गिव और D हेयर कट, जो अंडरलाइंड पार्ट है उनमें इन 4 अंडरलाइंड पार्ट्स में से 1 अंडरलाइंड पार्ट मिस्टेकन है।
ठीक है। और जो मिस्टेकन अंडरलाइंड पार्ट होगा वही आपका आंसर होगा, ए बी सी और डी, वर्ड्स आपको नहीं लिखने। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन में एक वर्ड है आपके पास हैव, ठीक है। हैव आपके पास क्या है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है आपके पास। सपोज लाइक दिस, अब आप ही देखेंगे कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद आप बी में देखते हैं विल, विल भी एक हेल्पिंग वर्ब है और विल के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो क्या देखें कि बी ऑप्शन में जो विल है उसके साथ उसने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है, विल के साथ उसने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग विद दिस। अब आप देखें बी ऑप्शन में जो विल था उसके साथ फर्स्ट फॉर्म दी, तो क्या ए ऑप्शन में जो हैव है उसके साथ इसकी जो थर्ड फॉर्म आनी थी क्या वो अवेलेबल है, सर्टनली नॉट। तो आपने यहाँ पर देखना है कि हैव के साथ इसी की थर्ड फॉर्म आएगी गिवन, राइट। तो अब आपने ये देखा कि ये जो ए ऑप्शन है ये आपका आंसर है, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब के साथ इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन नहीं है। तो आप कहेंगे आई नेवर हैव गिवन एंड नेवर विल गिव अ पुडल हेयर कट। ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा लाइक दिस। ये रॉन्ग था और यहाँ पर इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। हेयर वी गो विद द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड दैट इज सेंटेंस करेक्शन। तो सेंटेंस करेक्शन में यही देखें आपने 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। मैं आपको ओरिएंटेशन लेक्चर में बता चुका हूँ। कंट्रेरी टू योर स्पॉट द एरर, उसमें एक सेंटेंस था, इसमें 4 सेंटेंसेस हैं। उसमें जो मिस्टेकन अंडरलाइन पार्ट था वो आपका आंसर था, इसमें जो करेक्ट होगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं, राइट। तो मैं आपको सिर्फ एनाटॉमी ऑफ क्वेश्चन बताई। S3 फॉर्म में ग्रामर का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अब आपको मैं बताता हूँ कि अब आप कहते हैं कि सर ये जो ग्रामर का पोर्शन है ये हमें बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैं कहता हूँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, उसके बाद आप इंशाल्लाह ग्रामर को आप खा पी जाएंगे। सो लेट्स ईट, EAT। E stands for error, A stands for analysis and then T stands for testing। मैं आपको टेस्टिंग लगाऊंगा, जिस तरह से आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते हैं उसकी वो pH वैल्यूज़ वगैरह के लिए आप एक बीकर में सोल्यूशन लेते हैं और लिटमस टेस्ट करते हैं, लिटमस पेपर्स में डालते हैं और उसके बाद उससे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही मैं आपको 3 बीकर्स दूंगा, उनके अंदर जो है वो मिस्टेक्स पड़ी होंगी, आपने लिटमस टेस्ट उसमें डालना है और योर आंसर विल बी दैट, राइट। तो एरर एनालिसिस टेस्टिंग, मैं आपको एनालिसिस करके दे दूंगा कि इंसान गलतियां करता क्यों हैं, ठीक है। इंसान क्यों गलतियां करता है, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है। इंसान ख़ता का पुतला है, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैन इज़ अ स्टैचू ऑफ मिस्टेक, क्योंकि आपने कहा ख़ता मिस्टेक है और पुतला जो है वो स्टैचू हो गया। तो आप एनालिसिस करेंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग है और इसके रॉन्ग होने की मैं वजह बता रहा हूँ, उसका एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपने जो मदर टंग थी उर्दू उसमें इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। सो मदर टंग इंटरफेरेंस इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ एरर। तो इस तरह से आपने इसका एनालिसिस करना मैं सिखा दूँगा आपको कि एरर्स होती क्या हैं, किस वजह से होती हैं और कितनी टाइप्स की होती हैं, एंड योर जॉब विल बी डन। तो आपको यहाँ से मैं असल एंट्रेंस टेस्ट की टीचिंग स्टार्ट करता हूँ कि आपको इंग्लिश ग्रामर, चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो चाहे ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर हो, राइट। इंग्लिश ग्रामर में जहाँ पर सेंटेंस की मिस्टेक होगी, 3 टाइप्स की मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, 4th टाइप की मिस्टेक पॉसिबल ही नहीं है। तब देखें कहाँ पर एक अनलिमिटेड सिनेरियो था और अब मैंने इसको जस्ट 3 में कन्फाइन कर दिया है कि 3 टाइप्स की मिस्टेक्स पॉसिबल हैं। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस आ जाए, 4th टाइप की मिस्टेक पॉसिबल ही नहीं है। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आप अगर गौर से इन बीकर्स को देखेंगे तो इनमें वो वर्ड्स पड़े हैं जिनकी मिस्टेक्स होती है। और दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे बेसिक मैक्सिमम कितने वर्ड्स हो सकते हैं, जिस तरह से आपकी एक क्लास होती है एंट्री टेस्ट की, उसमें कितने स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप देख लेंगे तो उनका रिकॉर्ड करना रखना आसान है। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल वर्ड्स आप देख लें कितने हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम 9 वर्ड्स हैं।
NAAP नाप और VAPCI वापसी, जिसे कहते हैं नाप वापसी करो, ठीक है। तो नाप वापसी मैक्सिमम 9 वर्ड्स हैं, ये देखें NAAP नाप और वापसी, ये भी नाप वापसी। N स्टैंड्स फॉर नाउन, A स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव, A स्टैंड्स फॉर आर्टिकल, P स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन। नाप हो गया, V वर्ब, A एडवर्ब, P प्रेपोजिशन, C कंजंक्शन एंड I इंटरजेक्शन। तो अब आपने देखना है कि मैंने आपको 3 बीकर्स दे दिए, इनके अंदर आप लिटमस टेस्ट डिप करें। पहली टाइप की मिस्टेक होगी ओमिशन मिस्टेक, यानी कि तुम पास नहीं तो जब हाल है दिल का, यूँ रख के मैं जैसे कहीं कुछ भूल गया हूँ, कि आप देखेंगे इन सेंटेंस में कि कहीं कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है, राइट। तो ये इस टाइप की मिस्टेक को ओमिशन मिस्टेक कहते हैं। और दूसरा फिर है कमीशन मिस्टेक, एक जगह पर एक चीज़ आनी ही नहीं थी, वो आप देखें कोई सेंटेंस में कोई फालतू चीज़ तो नहीं रखी हुई। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लव, हेट, अटैक, ये जब वर्ब के तौर पर आते हैं तो इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, और सेंटेंस में अगर हेट, अटैक के बाद प्रेपोजिशन लगी हुई है और वर्ड एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, फॉर एग्जांपल अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक, तो आप कहेंगे ये ऑन फालतू लिखा हुआ है, इसको ओमिशन मिस्टेक कहते हैं। और ओवरलैपिंग मिस्टेक टेंस की हो सकती है, जिस तरह हमने कहा कि अगो मार्कर है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। हिज फादर हैड डाइड 5 years ago, आप कहते हैं नहीं सर ये पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनेट आएगा। हिज फादर डाइड 5 years ago। तो इस तरह से ओमिशन मिस्टेक, कमीशन मिस्टेक एंड ओवरलैपिंग मिस्टेक, 3 टाइप्स की मिस्टेक पॉसिबल है। इन 9 वर्ड्स की मिस्टेक हो सकती हैं, 10th वर्ड दुनिया में पॉसिबल नहीं है जिसकी मिस्टेक होगी। 3 टाइप्स के अलावा 4 टाइप पॉसिबल नहीं है जिसकी मिस्टेक हो सकती है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि 3 टाइप्स की मिस्टेक्स, ओमिशन, कमीशन और ओवरलैपिंग। ये कमीशन था, शायद ओमिशन में बोल गया, ये कमीशन है। ओमिशन मिस्टेक, कमीशन मिस्टेक एंड ओवरलैपिंग। अब मैं इन 3 टाइप्स के मिस्टेक्स के जो नाम लिए हैं उनको आपकी इनकी फॉर्म बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ओमिशन मिस्टेक का मतलब ये है कि कोई वर्ड आना था और वो मिस कर गया। फॉर एग्जांपल आई नेवर हैव एंड नेवर विल गिव अ पुडल हेयर कट। ये मैं आपको बात आपके साथ करके जा चुका हूँ कि एक आपके पास हेल्पिंग वर्ब था हैव और एक हेल्पिंग वर्ब है आपके पास विल, राइट। तो अब डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स नीड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। उसने ये क्या किया कि 2 डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स लेकर उनके बाद एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब से काम चलाने की कोशिश की है। दिस इज अ मिस्टेक। विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन बन सकता है और बनता है, विल गिव, लेकिन हैव गिव नहीं होता, इसलिए आप इसकी गिव की 3rd फॉर्म इसके साथ लगाएंगे। क्या? आई नेवर हैव गिवन एंड नेवर विल गिव अ पुडल हेयर कट। इसका मतलब इसमें एक वर्ड मिसिंग था और वो वर्ड मिसिंग था क्या? गिवन, राइट। इस तरह आपने देखा कि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो हैव के साथ 3rd फॉर्म आएगी। तो इस तरह की मिस्टेक को हम कहते हैं ओमिशन मिस्टेक। सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक है आपके पास कमीशन मिस्टेक। एक वर्ड आना ही नहीं है और मिस्टेकनली उसने वो वर्ड लिख दिया है, दैट इज कॉल्ड कमीशन मिस्टेक। यू कमिट अ मिस्टेक फॉर एग्जाम्पल, the problem was to find something that would attack only on the germs। आपको भी मैंने बताया कि आप देखिए सेंटेंस में कोई चीज़ फालतू तो नहीं लिखी हुई। फालतू किस तरह से लिखी हुई कि फॉर एग्जाम्पल अटैक, लव, हेट, रीच, रिजेंबल, आस्क, ओबे, ऑर्डर। अटैक जब ये वर्ड्स वर्ब के तौर पर आते हैं तो इनके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, इसका मतलब ये फालतू चीज़ लिखी हुई थी, ये रॉन्ग है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि द प्रॉब्लम वाज टू फाइंड समथिंग दैट वुड अटैक ओनली द जर्म्स। तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल डिपेंड करता है किन बातों पे। नंबर 1, सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव फॉर्म में समटाइम्स प्रेपोजिशन नहीं आता। फॉर एग्जांपल दिस क्लास कंप्राइजेस 100 स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस है। दिस क्लास इज कंप्राइज्ड ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो अब पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन आ गया। इसी तरीके से एक्टिव वॉइस में आप कहते हैं कि उसने उसके साथ शादी कर ली, ही मैरिड हर, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शी वॉज मैरिड
to him। एक्टिव वॉइस में preposition sometimes नहीं आएगा और पैसिव वॉइस में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डिपेंड करता है preposition का यूज़ एक और फैक्टर पे, और वो है पार्ट ऑफ स्पीच। अगर कोई वर्ड वर्ब के तौर पर आए तो उसके बाद preposition नहीं आता। जैसे अटैक जब वर्ब के तौर पर आएगा तो उसके बाद preposition नहीं आएगा, लेकिन यही अटैक जब नाउन के तौर पर आए, फॉर एग्जांपल जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद जब पहली स्पीच की थी तो उसमें उसने कहा दिस इज़ नॉट एन अटैक ऑन अमेरिका, दिस इज़ एन अटैक ऑन द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें कैसे पता लगेगा अटैक अब नाउन है और अब वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब था। इसी तरीके से उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट एन अटैक, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, आर्टिकल के बाद वर्ब आ ही नहीं सकता। इस तरह से आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दी कमीशन मिस्टेक की, राइट। इसी तरीके से आपको कमीशन मिस्टेक और हो सकती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है, और जैसे आपने सेंटेंस कंप्लीशन का पहला क्वेश्चन देखा उसमें उसने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, वो कमीशन मिस्टेक है। थर्ड टाइप ऑफ मिस्टेक के अलावा पॉसिबल ही नहीं है फोर्थ टाइप। अब आप यहाँ पर देखेंगे ओवरलैपिंग मिस्टेक। मैं आपसे कहता हूँ उर्दू में मदर टंग इंटरफेरेंस की वजह से अक्सर प्रॉब्लम होती है। मे को इंग्लिश में इन कहते हैं, पर को इंग्लिश में ऑन कहते हैं। मैं कहता हूँ रास्ते में मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई, इन द वे आई मेट वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, रॉन्ग, ऑन द वे। अब पर को हम कहते हैं ऑन, हम खुदा पर यकीन रखते हैं, वी बिलीव ऑन वन गॉड, रॉन्ग, वी बिलीव इन वन गॉड। तो ये जहाँ पर इन आना था वहाँ पर ऑन यूज़ कर दिया, जहाँ पर ऑन आना था वहाँ पर इन यूज़ कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल द स्मोक वॉज रेजिंग फ्रॉम myriads ऑफ फायर्स। अब आपने देखा कि फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, जिस तरह से द सन राइजेज, द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट। अब इन प्रेपोजिशन था, उसके साथ राइजिंग आता है, रेज नहीं आता। प्रेपोजिशन के साथ रेज नहीं आएगा। ये जो है आपके पास रेज द सैलरी, रेज द वॉइसेस, रेज, रेज्ड, रेज्ड और रेजिंग के बाद तो नाउन आता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। जबकि राइज, रोज, रिजन और राइजिंग ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये प्रेपोजिशन जो है ये इसको इंट्रांजिटिव बना रही, इसलिए हम कहेंगे राइजिंग। तो रेजिंग की जगह पर राइजिंग, राइजिंग की जगह पर रेजिंग, ट्रांजिटिव वर्ब की जगह इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की जगह ट्रांजिटिव। दिस इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग मिस्टेक, ठीक है। 3 टाइप्स की मिस्टेक मैंने आपके साथ डिस्कस की, ओमिशन, कमीशन एंड ओवरलैपिंग। हियर वी गो। अब बात यह है कि मिस्टेक आपने कहा कि ठीक है सर मैक्सिमम 9 वर्ड्स हो सकते हैं, उनकी मिस्टेक होती है। नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, नाप, वापसी। 10 वर्ड पॉसिबल ही नहीं है, और 10 वर्ड से मिलकर जो मिस्टेक होंगी, कोई भी सेंटेंस आएगा आपको लिटमस टेस्ट दे दिया। 3 टाइप्स की मिस्टेक के अलावा चौथी टाइप की मिस्टेक पॉसिबल ही नहीं है, ओमिशन, कमीशन, ओवरलैपिंग। और उसके बाद रीज़न एनालिसिस हम कर रहे हैं, टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं। रीज़न 2 ही हो सकती हैं किसी सेंटेंस में। आप जिस तरह से हम नॉन नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश लैंग्वेज के, तो हमारी मिस्टेक करने की 2 वजूहात हो सकती हैं। कॉजेज़ ऑफ एरर्स, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? पहली वजह है कि ओवर जनरलाइजेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवर जनरलाइजेशन, कि किसी जनरल रूल को आप हर एक वर्ड पर अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवर जनरलाइजेशन। कहते हैं ना ज़्यादा ओवर ना हो तो वो नेगेटिव होता है। और सेकंड रीज़न जो होगी एरर की वो होगी मदर टंग इंटरफेरेंस, ठीक है। आपकी उर्दू तर्जमा, जिस तरह मैंने कहा ना कि रास्ते में, तो आप कह देंगे इन द वे, हालांकि इंग्लिश में क्या होगा ऑन द वे। हम खुदा पर यकीन रखते हैं, ऑन गॉड, रॉन्ग, इन गॉड, करेक्ट। तो उर्दू तर्जमा जब करते हैं तो उससे हमारी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। मदर टंग इंटरफेरेंस डिटेल में भी बात करूंगा आपके साथ। तो ओवर जनरलाइजेशन की वजह से किन किन वर्ड आपको पता है मैक्सिमम 9 ही हो सकते हैं। नाप, वापसी, ठीक है। मिस्टेक 3 टाइप्स की हो सकती हैं, 4th टाइप की मिस्टेक पॉसिबल नहीं है। कॉजेज़ 2 ही हो सकती हैं। ओवर जनरलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन से किस किस की मिस्टेक हो सकती है? नाउन की हो सकती है, एडजेक्टिव्स की हो सकती है, वर्ब की हो सकती है और एडवर्ब की हो सकती है। मदर टंग इंटरफेरेंस की वजह से, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, प्रेपोजिशंस की मिस्टेक हो सकती हैं। अब मैं आपको नाउन की मिस्टेक ओवर जनरलाइजेशन की वजह से किस तरह से होती है उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताऊंगा। एडजेक्टिव की मिस्टेक बताऊंगा ओवर जनरलाइजेशन की वजह से, वर्ब की, एडवर्ब की, और फिर मदर टंग इंटरफेरेंस की वजह से प्रेपोजिशन की मिस्टेक बताऊँगा। जनरल रूल ये है कि अगर आप एस का एडिशन कर दें तो
प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, क्लास क्लासेस, चेयर चेयर्स। लेकिन जब इस जनरल रूल को आप हर एक वर्ड पर अप्लाई करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फुट टॉल एंड द विंड and the wild vines had matted their tops together। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने कहा कि एक जनरल रूल है एस का एडिशन, तो यहाँ पर ये हर एक वर्ड पर जब आप इसको अप्लाई करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फुट्स की वजह पर वर्ड आएगा फीट, 60 फीट, राइट। ये आपने देखा कि एक वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड आ गया। टाइप ऑफ मिस्टेक क्या होगी? ओवरलैपिंग, ठीक है। और आपने ये रूल की, इसकी रीज़न क्या थी मिस्टेक करने की, कि एक जनरल रूल आपने पढ़ा हुआ था इस वाला, आपने अन्य वाह हर एक वर्ड पर जब उसको अप्लाई करने की कोशिश की तो आपकी मिस्टेक हो गई, राइट। तो यहाँ पर फीट आना चाहिए था। जनरल रूल था एक। नाउन को प्लूरल बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं। समटाइम्स आप क्या करते हैं कि BASIS बेसिस, इस आई को आप ई से रिप्लेस कर देते हैं, BASES बेसिस, राइट। एनालिसिस एनालिसिस, क्राइसिस क्राइसिस। तो हर एक वर्ड पर उसी सेम रूल को अप्लाई करेंगे तो वो ओवर जनरलाइजेशन हो जाती है, राइट। तो हमने ओवर जनरलाइजेशन, ये वजह है मिस्टेक करने की। और मिस्टेक किसके साथ हो सकती है? नाप वापसी के साथ। तो यहाँ पर आपने देखा नाउन की मिस्टेक। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जब आपने एक बंदे की बात करनी है, व्हेन द सेंस ऑफ कंपटीशन इज एब्सोल्युटली एब्सेंट, मतलब किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं, आप कहते हैं यार बड़ा अच्छा बंदा है, ही इज़ अ गुड पर्सन, तो पहली डिग्री एक बंदे के लिए। दो का कंपैरिजन करेंगे, आउट ऑफ द टू ही इज़ द बेटर। तीन की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। तो अब आपने जनरल रूल ये है कि एक एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री बनाने के लिए ER और थर्ड डिग्री बनाने के लिए EST। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट, राइट। समटाइम्स आप ER और EST यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हर एक वर्ड के साथ अगर ब्यूटीफुल के साथ आप लगाएंगे ER और EST तो ये जनरल रूल की ओवर जनरलाइजेशन हो जाएगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, मोर स्ट्रॉन्ग और मोस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इस तरह से for example, he launched a cockeyed scheme. Cockeyed scheme means impractical scheme to make people use littler water. I mean, we are not making it comparison. अगर comparison कर भी रहे हैं तो little, less और least होता है, तो यहाँ पर आपने less का word use कर देंगे या आप little का word use कर देंगे। ओवर जनरलाइजेशन वर्ब, आमतौर पे जनरल रूल ये है कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप ED लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क, वर्कड, वर्कड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। लेकिन जब इस जनरल ED वाले रूल को हर एक वर्ब पर यू कम अक्रॉस, इफ़ यू ट्राई टू अप्लाई दिस जनरल रूल टू ईच एंड एवरी वर्ब यू कम अक्रॉस, यू विल बी कमिटिंग अ मिस्टेक। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप सीक्ड कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जनरल रूल ये है, फॉर एग्जांपल कम, केम, कम, आपने मेरे साथ बोलना है, कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, स्विम, स्वैम, स्वम, स्विंग, स्वैंग, स्वंग, नहीं, स्विंग, स्वंग, स्वंग, राइट। इस तरह से एक जनरल रूल को आप हर एक पे अप्लाई करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर वी गो विद अ क्वेश्चन, वर्ब की जनरल रूल ED वाले की वजह से किस तरह जब आप इसको ओवर जनरलाइज करते हैं तो मिस्टेक होती है। दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट and he clinged the stern with both of his hand। तो आपने देखा कि आप कहते हैं कि सर ये जो clinged जो है ये एक रेगुलर वर्ब नहीं है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्लंग होती है, इसलिए यहाँ पर ये आपका रॉन्ग हुआ। ये आपका आंसर अब ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ओवर जनरलाइजेशन ऑफ एडवर्ब, आमतौर पर ये करते हैं आप कि वर्ब से एडवर्ब जब बनाते हैं आमतौर पर एडजेक्टिव के एंड पर आप ly लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल स्विफ्ट, स्विफ्टली, क्लेवर, क्लेवरली, राइट। इस तरह से ly आप लगा देते हैं, फेयर, फेयरली। लेकिन जब हर एक एडजेक्टिव पर आप ly लगाएंगे तो वो ओवर जनरलाइजेशन हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्डली, ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया, बमुश्किल ही वो काम करता है, तो वो यूँ होना था ही हार्डली वर्कड, right? So he worked hard to achieve his goal timely at any cost। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर hard आना चाहिए था। ये over generalization of adverb हुई। इसके बाद आप देखते हैं कि मदर टंग इंटरफेरेंस की वजह से
प्रेपोजिशन की मिस्टेक होती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप उर्दू तर्जमा करते हैं, याद रखिएगा कि इंग्लिश और उर्दू दो इतनी ही डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जितना कि ग्रीन और रेड कलर है। एक विंडो के सामने आप 2 कलर्स के कर्टन लगाएं, एक रेड कर्टन लगाएं और एक ग्रीन कर्टन लगाएं। अब बाहर से लाइट एक ही कलर की आ रही है, लेकिन ग्रीन कर्टन से ग्रीन लाइट अंदर आएगी और रेड कर्टन से रेड लाइट अंदर आएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों कर्टन से एक ही कलर की लाइट अंदर आए, अगरचे बाहर से वो एक ही कलर की है। उर्दू और इंग्लिश उतनी ही 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जितना कि रेड और ग्रीन कलर है। तो आप एक के ऊपर एक रख के आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा नहीं कर सकते। इसको मैं कहता हूँ मदर टंग इंटरफेरेंस। मदर टंग इंटरफेरेंस की वजह से प्रेपोजिशन की मिस्टेक। फॉर एग्जांपल, माय ओनली विश इज़ दैट यू मैरी विद समवन। देखें, मैरी ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मैरी, मैरिड, मैरिड। मैंने आपके साथ अभी बात की कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल डिपेंड करता है कि सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल दूसरे जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो होता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप देखें कि ये वर्ड जो है मैरी, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होती। तो पैसिव वॉइस में तो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो सकती थी मैरी के साथ, लेकिन एक्टिव वॉइस में यूज़ नहीं होती। देखें, मैरी एक्टिव वॉइस, मैरी का मतलब है शादी करना, वॉज मैरिड का मतलब शादी करवा दिया जाना। अगर आप खुद करेंगे एक्टिव वॉइस होगा, एक मैं एक तू बाकी सारे फिट है मुँह, वो वाली बात होगी, ना कोई प्रेपोजिशन आएगा ना कोई बंदा आएगा। पैसिव वॉइस में ही वॉज मैरिड टू फॉर एग्जांपल, तो प्रेपोजिशन भी आएगा। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, मैंने आपको बताया, वैसे आपको पता है कि प्रेपोजिशन का यूज़ जो है वो उसके लिए डिपेंड करेगा कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, और पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से वर्ब है या नाउन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैरी जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए था। ये आपका यहाँ पर प्रॉब्लम था, ये आपकी मिस्टेक थी, ये मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है जी। ऑलराइट जी, अब हम बात करते हैं कि आपको बताया कि मैक्सिमम इस दुनिया में ये 9 वर्ड्स हैं, नाप, वापसी, ठीक है। और इनसे जो मिस्टेक्स की टाइप्स हो सकती हैं वो 3 ही हो सकती है, ओमिशन, कमीशन एंड ओवरलैपिंग। और रीज़न उसकी 2 ही हो सकती हैं, या तो ओवर जनरलाइजेशन और या आपकी मदर टंग इंटरफेरेंस, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो, अब आप यूँ समझ लें कि ये आपका ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। ग्रामर के पोर्शन में जब भी किसी एंट्रेंस टेस्ट में ग्रामर का पोर्शन आता है तो उसमें इस ग्रामर मीन दीज थिंग्स, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई मिस्टेक होगी। दिस नाप वापसी, मैंने इसको एक्रोनिम बनाया। एक्रोनिम जब फर्स्ट लेटर लेके कोई वर्ड बना लें तो उसको एक्रोनिम कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल USA, उसमें अलग अलग पढ़ा आपने, यू अलग पढ़ा, एस अलग पढ़ा, ए अलग पढ़ा, तो USA। तो जब अलग अलग पढ़ते हैं उसको एब्रीवेशन कहते हैं। एब्रीवेशन के साथ आर्टिकल द यूज़ करते हैं, द USA। लेकिन नाप, अमेरिका के साथ द अमेरिका यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरह से नाप वापसी, N स्टैंड्स फॉर नाउन, A स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव, नेक्स्ट A स्टैंड्स फॉर आर्टिकल एंड नेक्स्ट A स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दीज आर नॉट जस्ट अ रैंडम क्लिक ऑफ थिंग्स। ये नाप जो बनाया है मैंने, ये एक ख़ास तरतीब के मुताबिक बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये समझ लें कि ये आपके पास, ये मैंने बनाया नाउन। नाप की मैं फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि नाप को मैंने इकट्ठा क्यों किया है। आप देखें कि द वर्ड एडेड टू द मीनिंग्स ऑफ नाउन and written before noun is called adjective, ठीक है। इसी तरीके से articles a and the ये noun के साथ लिखे जाते हैं, और noun की जगह पर और noun के बाद जो word यूज़ होता है जिसका relation noun के साथ होता है उसको pronoun कहते हैं। तो देखें इनका आपस में गहरा relationship है, इसलिए मैंने इसको नाप बनाया है। इसी तरीके से अगर मैं वापसी करूं तो ये आपके पास है VERB वर्ब, राइट। ये आपके पास वर्ब हुआ, और वर्ब के अंदर भी क्या होगा, द वर्ड एडेड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब
and written after verb is called adverb. तो आपने देखा कि इसलिए मैंने we, a, ठीक है, verb, adverb, और वर्ब के साथ समटाइम्स आप प्रेपोजिशन लिखते हैं फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए, तो वो वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है, प्रेपोजिशन आ गया। टू वर्ब्स को ज्वाइन करेंगे तो वो कंजंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, तो इसलिए मैंने नाप वापसी बनाया आपके लिए। यहाँ पर आपके पास नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रोनाउन, नाप पूरा हुआ, वापसी वी वर्ब, ए एडवर्ब, पी प्रेपोजिशन, सी कंजंक्शन एंड आई इंटरजेक्शन। तो इस तरह से ये आपका पूरा सिलेबस है, समझ लें कि ग्रामर इसी में से आनी है। और मैं अब आपको इनकी एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि किस तरह से इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में मिस्टेक्स आती हैं। एन स्टैंड फॉर नाउन, नाउन से रिलेटेड मिस्टेक क्या है? ही एग्जामिन्स द सीजर, क्लिपर्स एंड कॉम्स। तो आप देखते हैं कि वो जितने भी नाउन जो कि डबल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे ग्लासेस हैं, इनमें से एक अगर मिसिंग हो तो आप ग्लासेस नहीं कहेंगे, इसको टूटा हुआ होगा, तो दोनों होंगे तो मैं इसको आई ग्लासेस कहूँगा। इस तरीके से इनको हम पेयर्ड नाउन कहते हैं। पेयर्ड नाउन में हमेशा एस इनके एंड पर आएगा। आपने देखा क्लिपर्स, कॉम्स एंड सीजर्स। तो मिस्टेक क्या थी? एक वर्ड आना था, एक लेटर आना था, उसने मिस कर दिया। कौन सी टाइप मिस्टेक की हुई? ओमिशन मिस्टेक। मिस्टेक हुई किसकी है? सीजर्स, नाउन है। मैंने बताया कि आपका स्कोप मैंने लिमिटाइज्ड कर दिया है, लिमिटेड कर दिया, उसके बाहर आ ही नहीं सकती कोई चीज़। हियर वी गो। देन वी हैव ए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल। ऑन द 12th the Greeks crossed Scaria river and began to retire steadily। तो आप देखते हैं जितने भी रिवर्स होते हैं उनके नामों के साथ आर्टिकल द यूज़ होता है, और यहाँ पर आर्टिकल द नहीं। तो ये मिसिंग कौन सी मिस्टेक हुई? समथिंग इज मिसिंग, ओमिशन मिस्टेक। जो 3 मिस्टेक्स बता दी उनसे बाहर पॉसिबल ही नहीं है। सो हियर वी गो, द स्कारिया रिवर। आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव्स। We should eat only the foods that are lower in carbohydrates। क्या यहाँ पर किसी का किसी के साथ कंपैरिजन हो रहा है? Certainly not। When the sense of competition is absolutely absent, we don't need to use comparative degree। देखें, comparative degree is used to compare 2 things। Superlative degree is used to compare more than 3 and more things। When the sense of competition is absolutely absent, यहाँ पर किसी का किसी के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? We should eat only the foods that are low in carbohydrates। Here we go। अब वो मैं बता चुका हूँ आपको कि एडजेक्टिव की डिग्रीज़ के लिए फर्स्ट जो है, जब कंपैरिजन एक में होगा तो there is no comparison, तो पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे। when we are talking about 2 we use comparative degree, और जब आप 3 और मोर में कंपैरिजन की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री, राइट। here we go with P stands for pronouns। नाप वापसी का पूरा जो एक्रोनिम डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। we began here, I and Mr. Meldrum in 1870, राइट। ये एक आपका सेंटेंस हुआ। अब आपने जो एफएससी में पढ़ा, एफएससी में आपने प्रोनाउंस की तरतीब के बारे में पढ़ा कि जी अच्छा काम हो, बुरा काम हो, फॉर एग्जांपल 231 का फार्मूला पढ़ा आपने। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का ये है कि अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों इकट्ठे आ जाएं तो फिर क्या तरतीब है? देखें, ये जो मिस्टर मेल्ड्रम है, ये आप पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली बताएं कि क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली ये मिस्टर मेल्ड्रम जो है ये एक नाउन है। दिस इज अ नाउन, राइट, ऑलराइट, दिस इज अ नाउन। और ये आई पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली क्या है? आई पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन है, राइट, दिस इज अ प्रोनाउन। अब देखें, नाउन और प्रोनाउन अगर एक सेंटेंस में इकट्ठे आ जाएं तो लॉजिक क्या कहती है? नाउन की डेफिनेशन क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। प्रोनाउन की क्या है? द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी पहले नाउन आएगा फिर नाउन की जगह पर बाद में आएगा। तो ये जो प्रोनाउन है ये नाउन की जगह पर बाद में आना चाहिए। ये इधर आना चाहिए था और ये इधर आना चाहिए था। तो क्या हुआ? ये फिर ये ओवरलैपिंग हो गई। क्या होना चाहिए था सेंटेंस? यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई यहाँ पर। तो ये देखें,
आपने कि यहाँ पर जो हमने ओवरलैपिंग कर दी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वी बिगेन हियर मिस्टर मेल्ड्रम एंड आई, मिस्टर मेल्ड्रम एंड आई। तो अब आप इसका आंसर देख लेंगे। ऑलराइट, इस तरह से नाप आपका पूरा हुआ, नाप वापसी। देन वी स्टैंड्स फॉर वर्ब, राइट? और सेंटेंस इज the students are looking forward to secure excellent marks in MDCAT. For example, किसी भी टेस्ट का नाम हो सकता है, MDCAT for example is the name of a test. All right, तो आपने देखा कि preposition दुनिया की जो मर्जी आ जाए, after all kinds of prepositions we use ing form of verb. अगर आनी हो तो look forward to, get used to, with a view to, ये अच्छी तरह से याद कर लें। averse to, इनके बाद ing वाली फॉर्म आती है। इस to के दो नाम होते हैं। ये जो to है आपके पास, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते कि to के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपने कहना है कि to के टू नेम्स हैं। to को हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, INFINITIVE, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू का एक नाम प्रेपोजिशन भी है। तो जब भी टू प्रेपोजिशन के तौर पर आएगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब की ING वाली फॉर्म आएगी। तो अब हम ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप कहेंगे इन्फिनेटिव टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ना सिर्फ प्रेपोजिशन टू बल्कि दुनिया के तमाम तरह के प्रेपोजिशंस के बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म आती है। ठीक बात होगी आपके पास। तो यहाँ से आपने ये देख लिया कि यहाँ पर मैंने आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताया और इन्फिनेटिव के बारे में बताया। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या इसका आंसर क्या हो सकता है। द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, गेट यूज टू, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, वर्ब प्लस सम प्रेपोजिशन और एडवर्ब। तो इसके बाद यहाँ पर ING वाली फॉर्म आनी चाहिए थी। यहाँ पर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, सिक्योरिंग आना चाहिए था, राइट? हियर वी गो। look forward to, get used to, with a view to, can't help, couldn't help, इन सब के बाद ING वाली फॉर्म आती है। Then we have adverb, A for adverb, right? Catherine was 25, enough young to be Chip's daughter. अच्छा, अब आपने ये देखना है कि इसमें एडजेक्ट, जिस तरह आपने बात की कि नाउन और प्रोनाउन की अगर ऑर्डर आए तो नाउन पहले और प्रोनाउन बाद में आएगा, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के लिए लिमिटेड था फॉर्मूला। अब यहाँ पर इनफ जो है ये एक एडवर्ब है, और यंग, यंगर, यंगेस्ट जिसकी डिग्रीज बनती है वो एडजेक्टिव होता है। अच्छा, आप देखेंगे कि एडजेक्टिव को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ADJ से, और एडवर्ब को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ADV से। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि एडजेक्टिव एडवर्ब इकट्ठे आ जाएं तो उनको तरतीब के लिहाज से कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ADJ एडजेक्टिव, ADV एडवर्ब। AD से AD कैंसिल हो गया, क्या बच गया? J.V। इसका मतलब है कि ABC के लिहाज से J पहले आता है और J स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव पहले आएगा और एडवर्ब बाद में आएगा, और ये रूल स्पेसिफाइड है, लिमिटेड है इनफ एडवर्ब के लिए, राइट? इस तरह से यंग इनफ आएगा। Then we have P stands for prepositions. It's very important thing and very important sentence as well. आप देख रहे हैं कि prepositions का पहला सेंटेंस है कि मुस्तफ़ा कमाल sailed at the 15th of May 1919. आपने ये देखना कि जो एक डेट होती है ना उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है नंबर ऑफ द डे, मीन दिन कौन सा था? 15th, 1 से लेके 31 तक। अच्छा, डेट का जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो नेम ऑफ द मंथ होता है, फॉर एग्जांपल जनवरी से लेके दिसंबर तक। डेट का जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो ईयर होता है, कोई भी ईयर हो सकता है, 1947 फॉर एग्जांपल, लाइक दिस। सो आपको डेट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हर एक कंपोनेंट के साथ जो प्रेपोजिशन का यूज़ है वो वेरी करता है। तो मैं आपको डिटेल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ ये हो कि मुस्तफ़ा कमाल सेल्ड डैश द 15, सिर्फ नंबर ऑफ द डे हो,
तो फिर आप कहेंगे ऑन द 15th। अगर 1 + 2 हो, यानी नंबर ऑफ द डे भी हो और नेम ऑफ द मंथ भी हो, तो हम कहेंगे मुस्तफ़ा कमाल सेल्ड ऑन द 15th of May। फिर भी आप क्या यूज़ करेंगे, फिर भी आप यही यूज़ करेंगे ऑन। और अगर ये तीनों हों, मुस्तफ़ा कमाल सेल्ड 15th of May 1990, तो भी आप ऑन यूज़ करेंगे। अब इधर चलें, 1 2, मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, इसको मैं 3 कह देता हूँ, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कंपोनेंट हो तो ऑन, फर्स्ट और सेकंड हो फिर भी ऑन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो फिर भी ऑन, राइट। तो ये आपने यहाँ पर इसको देख लिया। अब मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से आपके साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, अब आपको मैंने बता दिया है 3 कंपोनेंट्स को किस किस तरीके से आपको यूज़ करना है। सो उस पर आप इसको गो ऑन एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, एंड दिस इज़ हाउ सेकंड ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर किया, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। कि एक डेट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 नंबर ऑफ द डे, नंबर 2 नेम ऑफ द मंथ, एंड नंबर 3 द ईयर। 3 कंपोनेंट्स, हियर वी गो, ठीक है। नंबर ऑफ द डे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 31 तक कोई भी हो सकता है। सपोज आपका जो एग्जांपल सेंटेंस था उसमें 15 था, तो अगर खाली 15 नंबर ऑफ द डे हो तो प्रीपोजिशन आएगा ऑन, 1 ओनली। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट कंपोनेंट अगर आपके पास हो तो उसके साथ आपने ऑन यूज़ करना है सिर्फ, राइट। फर्स्ट कंपोनेंट के साथ आपने ऑन यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल ही सेल्ड ऑन द 15th। अगर आपके पास 1 और 2 हों, 1 + 2 हों, फिर भी आपको ऑन ही यूज़ करना है। ही सेल्ड ऑन द 15th of May। और अगर आपके पास 1 + 2 + 3 तीनों हों, फिर भी आप ऑन यूज़ करेंगे। ही सेल्ड ऑन द 15th of May 1920, जो भी आपके पास था गिवन, राइट, 1919। हियर वी गो। अच्छा, अब आप आ जाएं अलग अलग। अगर 1 है ओनली तो ऑन, सिर्फ 2 है तो 2 के साथ आप इन यूज़ करेंगे, इन मार्च, इन अप्रैल, इन जनवरी, इन फरवरी। 3 ओनली है तो उसके साथ भी आप इन यूज़ करेंगे, इन 1947, इन 2005। और अगर कॉम्बिनेशन मिलाएं 2 + 3 का, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन मार्च 1940। आप इधर से चलेंगे ना, 1 ऑन, 1 + 2 ऑन, 1 + 2 + 3 ऑन, रिवर्स साइन, 3 in, 2 in, 2 + 3 in। Whenever all these 3 components are taken together, तो आप on ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर चलेंगे, एग्जाम्पल आपने देख ली। He sailed on the 15th, नंबर ऑफ द डे ओनली था, नेम ऑफ द मंथ ओनली in, he sailed in May, और ईयर अगर है तो he sailed in 1919। अब आप इन दो को कंबाइन करेंगे लाइक दिस। इन दो को कंबाइन किया तो आपका सेंटेंस प्रीपोजिशन ऑन के साथ आएगा। इन दो को कंबाइन किया तो इनके साथ आएगा। इन सब को कंबाइन करेंगे तो फिर अब देखें, इसके साथ ऑन आया, इसके साथ इन आया। इन सब को कंबाइन करेंगे तो ये देखें ऑन आया और ये इसका सेंटेंस। यहाँ से पूरा आपका सेंटेंस का एनालिसिस करके दिया है। ये दोनों मिलाए, ही सेल्ड ऑन द 15th। ये दोनों मिलाए, ही सेल्ड इन May 1919। इन तीनों को मिलाया ऑन, ही सेल्ड ऑन द 15th of May 1919, राइट। तो ये आपको पूरा एक डेमो आपको दिया। कंजंक्शंस, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे उन सेंटेंसेस की बेसिस पर। देखें, आई ट्राइड टू होल्ड माई सेल्फ, ये एक सेंटेंस है, बट आई कुड नॉट डू दैट। दो, इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप क्या है? कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो आप जब कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट हों तो ज्वाइन करने के लिए ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो इन दो का कंट्रास्ट शो करेगा, जैसे कि ए है। मैं बता दूं आपको, कंजंक्शन में क्यूमुलेटिव का मतलब होता है दो एक जैसे स्टेटमेंट हो। जिस तरह उसने आने का वादा किया था और वो आ गया, ही हैड प्रॉमिस्ड टू कम एंड ही डिड कम, एक जैसी बातें। अगर अपोजिशन हो तो आप कहेंगे ही हैड प्रॉमिस्ड टू कम, ही डिड नॉट कम। तो दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट हुई, तो ही हैड प्रॉमिस्ड टू कम बट ही डिड नॉट कम। तो एक जैसी चीज़ों को सिंपली, व्हेन यू सिंपली ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट, यू यूज़ एंड।
इसको क्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसके बाद अगर आप उसमें दो में कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल ही हैड प्रॉमिस टू कम और ही डिड नॉट कम, कंट्रास्टिंग है तो बट आ जाएगा। इसको हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं, ऐड टू कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ बट, राइट। इसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव, या वो भी नहीं, या ना वो, ठीक है। इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव, जिसमें जो ऑप्शन शो करता है, शोज एन ऑप्शन, फॉर एग्जांपल और। देन वी हैव इलेटिव, जो आप कोई कंक्लूजन शो करते हैं, ही हैड वर्कड वेरी हार्ड, ये एक्शन है, इसका कंक्लूजन या रिएक्शन क्या होगा, देयरफॉर ही सक्सीडेड। तो अब देयरफॉर जो है ये इलेटिव कंजंक्शन होगा, दैट शोज सम कंक्लूजन और सम रीज़न, सो भी आ सकता है और फॉर भी आ सकता है। इंटरजेक्शन में आप देख रहे हैं कि इसके एंड पर साइन ऑफ इंटरजेक्शन ही होना चाहिए, वो एक में ही है और वही आपका आंसर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिज लाइफ एंड व्हाट अ लाइफ इट हैड बीन, राइट। सो डी इज़ योर आंसर। मैंने आपके साथ आज के लेक्चर में जो ग्रामर है एंट्रेंस टेस्ट की उसके बारे में बात की। मैं 1 मिनट लेकर आपको सम अप करके दे देता हूँ कि दुनिया में मैक्सिमम 9 वर्ड्स हैं जिनकी मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो 9 डे का आपका सारा सिलेबस है। नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यानी नाप वापसी से बनेगा सेंटेंस। स्वोका, SVOCA, स्वोका, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। 9 से मैं रिड्यूसिंग ऑर्डर में आ रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। 9 नाप वापसी, उससे सेंटेंस हुआ स्वोका 5, 9 से 5 पे आए। और टाइप्स ऑफ मिस्टेक 3, ओमिशन, कमीशन एंड ओवरलैपिंग। 9, 5, 3। कॉजेज कितनी हैं? 2, ओवर जनरलाइजेशन एंड मदर टंग इंटरफेरेंस। तो इस तरह से आपको मैंने सारी बात सम अप करके दी। 9 नाप वापसी, 5 स्वोका, फिर उसके बाद आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स 3, ओमिशन, कमीशन एंड ओवरलैपिंग, और रीजंस आपको 2 बताई, ओवर जनरलाइजेशन एंड मदर टंग इंटरफेरेंस। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।